स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाला एक न्यू चैप्टर दैट इज़ द मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सीखने वाले हैं। एटम, शेप, मास, वैलेंसी इस बारे में सीखने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कंसेप्ट ऑफ मोल को हम स्टडी करने वाले हैं। साथ में ही जो रेडिकल्स है उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि जब कोई भी फिज़िकल चेंज, ये फिज़िकल चेंज के कारण फिज़िकल रिएक्शंस होती है। अगर एक सिंपल मैं एग्जांपल की बात करूं कि मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में होना है ना, ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्योंकि मिल्क या फिर हम बोलेंगे कि मिल्क की प्रॉपर्टीज़ कर्ड की प्रॉपर्टीज़ भिन्न है, अलग अलग है ना। मीठा दूध थोड़ा सा मिठास बढ़ा रखता है, उतना ही कर्ड जो है वो खटास होता है। तो ये जो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ तो कोई केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, आइस का कन्वर्शन वाटर में होना, वाटर का कन्वर्शन आइस में होना, ये भी एक चेंज ही है, दैट इज द फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट्स। और ये उस केमिकल चेंज के कारण जो सब्सटेंस के जो कंपोजिशंस है वो भी चेंज हो जाते हैं, बराबर है। तो फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल्स जो एक्सपेरिमेंट किए गए 18th और 19th सेंचुरी में, जिसके थ्रू सब्सटेंस को कैसे बनता है, सब्सटेंस कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में स्टडी की गई। ओके, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो एटॉमिक थियरी, डेल्टन एटॉमिक थियरी है, थॉमसन, रुदरफोर्ड, है ना। इस तरह के सभी एटॉमिक थियरी के थ्रू हम लोग कोई सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम्स कैसे डेवलप, एटम्स का बेसिक थियरी क्या है वो हमने स्टडी किया, है ना। सबसे पहले शुरुआत तो एटम की इंडिया से ही हुई है। ऋषि कणाद नाम के साइंटिस्ट, ऋषि कणाद, इन्होंने पहली बार एटम्स परमाणु के रूप में बताया। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए। थॉमसन के बारे में आप जानते हो, रुदरफोर्ड के बारे में आप जानते हो। रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, है ना। और उनके थ्रू फिर ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड साइंटिस्ट, ऋषि कणाद, इन सभी ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फिर लॉज केमिकल कॉम्बिनेशंस बनाया गया। ठीक है, तो एज पर द डाल्टन थियरी की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि सबसे अगर स्मॉलेस्ट कोई पार्टिकल है तो वो होता है एटम। ओके, जो कि डिस्ट्रॉय भी नहीं किया सकता है और ना क्रिएट भी हम कर नहीं कर सकते। उसको फिर से हम सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा। उसके बाद बेसिक जो चीज़ें हैं केमिकल रिएक्शन में डेफिनेटली उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये सभी चीज़ें उन लोगों ने शेयर की। एटम्स के बारे में बेसिक कंपोनेंट्स के हैं वो देखा। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होता है उन लोगों ने, उनके थ्रू हमें पता चला। प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है जो कि न्यूट्रल पोजीशन पे होता है, जिनको चार्ज नहीं होता, ये हमने देखा। अलग अलग ऑर्बिट्स में वो इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमने डाल्टन थियरी के थ्रू देखा। जैसे सन के अराउंड में अलग अलग प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंडिंग में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं थ्रू अलग अलग ऑर्बिट्स के थ्रू। शेल्स क्या होती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें डाल्टन एटॉमिक थियरी के थ्रू पता चली। ओके, और उन्हीं के थ्रू फिर इसी तरह से केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से किस तरह से रिएक्शंस होते हैं वो भी पता चला। एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर देखने वाले स्टूडेंट्स। और कुछ इस तरह से है कि आपको एक फ्लास्क ये लेना है, टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिया है, आप डायग्राम देखोगे, है ना। एक कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपका कोनिकल फ्लास्क में लेना है। ओके, और दूसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज सोडियम सल्फेट, वो आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, अब वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको एक टेस्ट ट्यूब को आपको थ्रेड से बांधना है और वो कोनिकल फ्लास्क में आपको छोड़ना है। मतलब क्या हुई सिचुएशंस, एक कोनिकल फ्लास्क जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, ऐसे कोनिकल फ्लास्क में हमने एक टेस्ट ट्यूब छोड़ा जिसके अंदर सोडियम सल्फेट है ना। और फिर ऊपर से हमने रबर कॉर्क लगा दिया कोनिकल फ्लास्क को, सो दैट वो बाहर ना आए। अब हम क्या करेंगे, ये कोनिकल फ्लास्क
और जिसमें टेस्ट ट्यूब है और जिसमें रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन है उनको हम मेजर करेंगे, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो यहाँ दिया है कि मेजरिंग अगर देखोगे तो 300.23 ग्राम से इतना दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, वो जो सॉल्यूशंस है, वो जो फ्लास्क है उसको थोड़ा रिवर्स कर देंगे, सो दैट क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, है ना। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद फिर से हम उसका मेजर करेंगे। तो वहाँ एक देखोगे कि डेफिनेटली रिएक्शन में वाइस प्रेसिपिटेट तो जनरेट होगा, साथ में आपको वो सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद उसका जब हम मेजर करेंगे तो वो जो मेजरमेंट है वो फिर से आपको उतना ही मिलेगा जितना पहले था, मतलब 300.23 ग्राम्स। और ये एक्टिविटी से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ओरिजिनल जो मैटर था उसका मास, ओके, और बाद में रिएक्शंस होने के बाद उसका मास, दोनों का मास सेम देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है कि देयर इज अ नो राइज और ड्रॉप इन द वेट ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होने से पहले जो होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और केमिकल होने के बाद जो इनपुट्स आउटपुट्स है जो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, है ना। जैसे मतलब पानी और शुगर, इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो पानी और शुगर क्या है, ये मेरे लिए रिएक्टेंट है। दोनों का रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्वीट वाटर मिलेगा, है ना, मिठास भरा पानी मिलेगा, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन के दो पार्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्शंस और प्रोडक्ट में अगर हम दोनों का वेट करते हैं तो वेट में कोई भी चेंज नहीं मिलता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, दैट इज़ द इक्वल वेट। और एक सिंपल वे से हम बोलेंगे कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कारण रिएक्टेंट का वेट, टोटल रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का वेट, प्रोडक्ट का वेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है। तो ये लॉ सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, एंटोइन लेविजियर, इन्होंने डिस्कस किया। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जिन्होंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का नाम, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नामकरण है उन्हीं के थ्रू किया गया, उन्हीं ने नाम दिया। कंबस्शन ये प्रोसेस, जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उस समय कंबस्शन ये प्रोसेस होती है, और कंबस्शन में ऑक्सीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उन्हीं ने पहली बार बताया। जैसे अभी हमने लॉ देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये उन्होंने निकाला हुआ है कि प्रोडक्ट का जो वेट है और रिएक्टेंट का वेट हमेशा इक्वल होता है, वो देखा। वाटर जो है दैट इज़ द H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बनता है, ये उन्होंने बताया। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, सल्फाइड, ये उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उनका सिस्टमेटिक नेम जो है वो उन्हीं ने दिया। उनका एक बुक था जिसे मॉडर्न केमिस्ट्री में उन्होंने बेसिक एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर की स्टडी भी उन्होंने की है, ठीक है। तो इतना सारा योगदान उनका रहा है। तो यही वो साइंटिस्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस मैंने आपसे शेयर की जो बुक्स में दी है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो लॉ है जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहा जाता है। 1794 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे J.L. प्राउड्स जो थे, उन्होंने ये लॉ को डिस्कवर किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। वो लॉ ये कहता है कि द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स। अगर एक सिंपल बात करूँ कि मान लीजिए कोई चीज़ मुझे बनानी है, तो मैं 1 किलो की, अगर मुझे एक सिंपल बात, 1 किलो अगर केक बनाना है तो उसमें 500 ग्राम टी लग रहा है, और उसी के साथ में 500 ग्राम जो है वो तो कोई दूसरी कंटेंट लग रही है ना। तो ये जो क्या है, ये जो है ये फिक्स प्रोपोर्शंस है, और ये फिक्स जो प्रोपोर्शंस है, ये अगर मैं 10 किलो अगर केक की बात करूँ तो वो क्या होगा, 5 kg, इस तरह से वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था 1794 में, उनके हिसाब से वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था, द प्रोपोर्शंस बाय द वेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स। तो उनका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स होता है ना। केक 1 किलो का हो
तो हम 500 ग्राम ले रहे हैं, केक अगर 10 किलो का हो तो हम 5 किलो ले रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शंस यहाँ वेरी, क्वांटिटी वेरी हो लेकिन उसका प्रोपोर्शंस यहाँ सेम है, आधा आधा। तो इस तरह से ये वेरी होता है। जैसे एक एग्जांपल हम बात करें कि टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज द H2O। तो H2O का H2O ये वाटर का फॉर्मूला है। तो आप जानते हो कि उनके अगर वेट का हम प्रोपोर्शंस करें तो ये मिलेगा आपको हाइड्रोजन इज टू वाटर जो है 1:8। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 8 ये 9, तो 9 ग्राम ऑफ वाटर ये बन रहा है केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से। ठीक है, तो H2O अगर उनके, ये कैसे आया, H2O हाइड्रोजन का 1 है, इंटू 2 किया है 2, और ऑक्सीजन 16 है, मतलब 2:16, उसको मिनिमाइज किया इसलिए 1:8 हुआ है, बराबर। और एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम प्रोपोर्शंस की बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये 3:8 मिलता है। ठीक है, तो मतलब 10 ग्राम ऑफ कार्बन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इनको प्रोपोर्शंस के लिए दोनों मिलके बराबर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इस तरह से ये रेशियो जो है ये 3:8 रहेगा। तो वही कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब भी होती है या फिर कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसके जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट का जो प्रोपोर्शंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये इस लॉ से कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बेसिक मैटर के बारे में स्टडी किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है वो देखा, और लेविसियर जो साइंटिस्ट है उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।